हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये डीएसएसबी के फाइन आर्ट्स का एग्ज़ाम का आंसर की आ चुकी है, जो कि डीएसएसबी ने ही इसको जारी किया है, इशू किया है। और इसमें सारे क्वेश्चन इसने रॉन्ग बताए, एक आंसर इसने ग्रीन कलर में दिया है जो कि राइट है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो धन्यवाद करूँगी जो लोग ने मुझे शेयर किया ये पेपर, उसके लिए सबसे बड़ी थैंक यू कि सब उनकी वजह से आज सबको ये पेपर मिल पा रहा है। उनका नाम तो मैं नहीं बताऊँगी अभी, क्योंकि आई डोंट नो उन्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन उनका सबसे बड़ा इस आप लोग की तैयारी के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान होगा कि जो मुझे पेपर को शेयर करते हैं। आप लोग प्लीज़ पेपर को शेयर कर दिया करिए, क्योंकि सबको मिल जाता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, बहुत ही इजी भी आए थे। अगर आपने डिटेल में अगर अच्छे से पढ़ा हो तो बहुत लोगों का इसमें अच्छा सा सिलेक्शन हो जाना है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज हम पढ़ेंगे। इसमें 180 क्वेश्चंस होते हैं फाइन आर्ट्स में, जो कि पीजीटी के लेवल का पेपर होता है। इसमें जो पहले के पेपर होते हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और भी बहुत सारे जीके जीएस भी होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बहुत होते हैं, और जो पेपर दे रहा होगा उसको पता ही होगा टाइम उस हिसाब से बहुत कम मिलता है। और आजकल जो ऑनलाइन चल गया है उसमें थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक कॉलम करके, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, करके आपको सबमिट करते हुए जाना है। आप बैक में जाके पेपर को चेक नहीं कर सकते। थोड़ा सा अजीब सा पेपर होता है ये। हम लोग जो पेपर सॉल्व करते हैं हार्ड कॉपी लेके, वो वाला हम लोग को ज़्यादा बेटर लगता है। ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के वो देखिए कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की थी, असित कुमार हालदार, अवनींद्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट गिल या नंदलाल बोस। तो यहाँ पर रॉबर्ट गिल दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन हुआ है? तो यहाँ पर दिया है चीता, हाथी और गेंडा, भैंसा। मैं अब सारा का आंसर डायरेक्ट दूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब दिया ही है तो फिर क्या उसको सारे को रिपीट करना। ठीक है। वो तो तब होता है जब आपको क्वेश्चन का आंसर लगाना होता है, तो इस वजह से चारों कॉलम हम बताते हैं। बट अभी तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दिया है तो इसको बता देती हूँ डायरेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर भरहूत संबंधित नहीं है। कालीबंगा, लोथल और चौहूदड़ो सारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है। फिर भरहूत नहीं है। ओके। भरहूत स्तूप है, और ये सारी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? यहाँ पर आंसर में दिया है 17th नंबर की गुफा में। 17th नंबर की गुफा मैंने बताया ये एक तरह से एग्जीबिशन हॉल है, और जो भी चित्र फर्स्ट सेकेंड और 9th 10th और 16th में मिले हैं, लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसमें, सारे के सारे पिक्चर्स 17th में भी मिले हैं। तो ये बहुत ही, इस गुफा में बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें जातक कथाओं के छदंत जातक का चित्र 17th में यहाँ पे डीएसएसबी ने लगाया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ था? तो 800 इसने दिया है, 800 टाइम पीरियड में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं से प्राप्त होते हैं? तो गुफा संख्या 9 और 10 में प्राचीनतम गुफा के चित्र प्राप्त होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध को की जो आकृति निहित है वह है त्रिभंग मुद्रा। अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था अतिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा, समभंग मुद्रा, आदि मुद्रा। तो यहाँ पे त्रिभंग में अतिभंग भी होता है, तो यहाँ पर त्रिभंग इन्होंने दिया है। पद्मपाणि बुद्ध के भगवान बुद्ध को जो आकृति निहित होती है इसमें त्रिभंग मुद्रा दी गई है। और शिव का भी मुद्रा पूछता है इसी तरीके से। तो शिव का जो नटराज वाली मूर्ति है वो अतिभंग मुद्रा है, या अगर कहें तांडव की मूर्ति, तो ये भी क्वेश्चन शायद आया है, तो वो अतिभंग हो जाएगी। और पद्मपाणि बोधिसत्व की जो भगवान बुद्ध की आकृति है उसमें आप ध्यान देंगे तो एक बार उनकी गर्दन थोड़ी सी झुकी हुई है, फिर ऐसे सोल्जर झुका हुआ है, फिर उसके बाद ऐसे है, तो ये त्रिभंग मुद्रा आ जाएगी। ठीक है। हाथ उनके ऐसे हैं,
तो ये त्रिभंग मुद्रा में आ जाएगा। ओके, पुरातात्विक स्थान धौलावीरा डैश से संबंधित है, तो ये जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता से, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है धौलावीरा। ओके, मध्यकालीन और प्रागैतिहासिक और पूर्व मध्यकालीन नहीं होगा। अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं, 9th और 10th गुफा है जो चैत्य की गुफा है। इनकी चैत्य आप समझ सकते हैं, जो उस समय के बौद्धों के पूजा स्थल होते थे वो चैत्य गृह होते थे, जो सिलेंडर नुमा आकार में होते थे, ऐसे होते थे। और यहाँ पे एक वेदी बनी होती थी, स्तूप टाइप बना होता था, जहाँ पे सामने बुद्ध की मूर्ति बनी होती थी। और 9वीं और 10वीं गुफा में एक बरामदा टाइप और भी बना हुआ है, ये मेन गेट है। इस तरीके से यहाँ पे खम्भे लगे हुए हैं, वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रित किया गया है। सिंधु सभ्यता में कुकुद मान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है। किस पे उत्कीर्ण है हमने देखा था, इसे मूर्तियों, चित्रों, मृत भांडों तो नहीं होगा, मुहर में है, चित्रित है। तो मुहर पे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें मिली हैं उसमें कुकुद मान वृषभ का चित्र अंकित है। पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में पकाई मिट्टी के ईंटें बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता गुफा में चित्रित चित्र विश्व में प्रसिद्ध है, किस लिए? लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए। ठीक है, तो हमारा सबसे रिच अगर देखा जाए तो रिच आर्ट का जो भी सेंटर होगा ये अजंता एलोरा ही माना जाता है, पूरे वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड में ऐसी कलाकृति कहीं पे भी नहीं हुई है। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध की बात की जाएगी तो अजंता ही हो जाएगा, और वो अपने लयात्मक और भावपूर्ण रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? तो पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से किया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ललित कला एकेडमी की राष्ट्रीय संग्रहालय की जो नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली की स्थापना मैंने गलती से वहाँ पे 1950 बता दिया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। ओके, ठीक है, तो याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, मे बी आपने देखा हो तो आपका क्लियर हो जाए और आप उसको गलत मतलब याद मत करिएगा, 1954 याद करिएगा। वैसे आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता होता है तो कमेंट कर देते हैं, तो वो चीज़ें सही होती हैं दूसरों के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है, नर्तकी की है। ठीक है, जो कि अभी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्थित है, और उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी, 29 मार्च 1954। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1, फर्स्ट नंबर की गुफा में ही डायरेक्ट पहले ही आप जाएंगे और पहली नंबर की गुफा में देखेंगे तो पद्मपाणि बोधिसत्व की चित्र मिल जाएगा आपको। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वह है, अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको बताया, कांस्य की नर्तकी का, जो कि कांस्य की बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? मोहनजोदड़ो के लिए मृतकों का कला कहा गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए डीएसएसबी में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर आपके अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्टों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। और पिछली बार जब हमने एग्ज़ाम दिया था देखा था कि वहाँ पर जब नए नए नोट छपे थे तो नोट के बारे में भी कई क्वेश्चन आए थे, तो नोट भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि 10 नंबर के नोट पे क्या बना है, और 20 नंबर के नोट पे 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपीज़ और 100 और 200 और 500 और 2000 पे क्या क्या बने हैं, ये सारी चीज़ें एक बार ख्याल से आप देख के तब जाइएगा एग्ज़ाम देने, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। पिछली बार डीएसएसबी के पीजीटी में आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं? ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, 6 नंबर की गुफाएं। पिछली बार पूछा था हीनयान की गुफा कौन सी है, तो उसमें है कि 8th to 13th नंबर की गुफा, उसमें दिया था नंबर और उसको बताना था, तो 8 to 13 या 15 तक की हीनयान की गुफा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? तो सेल खड़ी स्टीटाइट स्टोन से। ठीक है, राइट आंसर इज सेल खड़ी स्टीटाइट। कालीबंगन कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजस्थानी चित्रशैली के लिए राजा सावंत सिंह के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो सावंत सिंह, किशनगढ़ यहाँ पर दिया है,
किस राजस्थानी शैली के लिए राजा सामंत सिंह का योगदान? हाँ, किशनगढ़ शैली सही है। नेक्स्ट, जोधपुर लघु चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है। जोधपुर लघु चित्र शैली का ढोला मारू है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। अगर बनी ठनी झूले पर कृष्ण गोधूली, लेकिन जोधपुर का ढोला मारू होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का चित्रित फारसी रूपांतरण है रजमनामा। ये अकबर के काल में हुआ है रजमनामा। और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि महाभारत को रजमनामा के नाम से रूपांतरित किया गया था। ठीक है, अशोककालीन स्तंभों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर हैं चुनार के लाल पत्थर। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। पाल शैली के अधिकांश चित्र मिले हैं पोथियों में। ठीक है, पाल पोथी कहते ही हैं, तो पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में मिले हैं। भारतीय लघु चित्र शैली मेवाड़ शैली के उदय का संबंध है। तो भारतीय लघु चित्र शैली सबसे पहले मेवाड़ शैली के उदय से संबंधित है। ओके, ये पूरी तरह से भारतीय शैली कहलाती है। कौन सा चित्र शैली मारवाड़ चित्र शैली की मुख्य शैली को समर्पित है? तो मारवाड़ की जो थी किशनगढ़ चित्र शैली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रों के विषय प्रमुख विषय हैं राधा कृष्ण और लीलाएं। ठीक है, तो ये राधा कृष्ण लीलाएं राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण विषय। पहाड़ी शैली में भी राजस्थानी हुए हैं। वर्ष के 12 महीने का ऋतु का वर्णन 12 मासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ है? तो बूंदी में, यहाँ पर बूंदी में बता रहा है 12 महीने का जो 12 मासा का चित्रण होता था ऋतुओं के ऊपर, वो बूंदी में ज़्यादा हुआ है। सारनाथ स्तंभ की गोल चौकी पर अंकित गज का अंकन प्रतीक है किसका? शौर्य का, भूमि की उर्वरता का, राज्य का विस्तार का, ऐश्वर्य का। यहाँ पर ऐश्वर्य दिया है। ओके, निम्न में से कौन सा विषय राजस्थानी चित्र शैली से संबंधित नहीं है? तो राजस्थानी चित्र शैली से नायिका भेद, रासलीला, रागमाला चित्रण है। जातक कथा नहीं है, क्योंकि जातक कथा बौद्ध धर्म से संबंधित होती है। महात्मा बुद्ध के जीवन के घटनाओं को हम जातक कथा बोलते हैं। ठीक है, मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है, किसको जाता है? तो यहाँ पर सम्राट को जाता है। मौर्य सम्राट अशोक जो हैं वो मौर्यकालीन कला को उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है 15वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मुग़ल आने वाले थे उससे पहले राजस्थानी शैली पनप चुकी थी। तो राजस्थानी पहले की है, ये चीज़ याद रखिएगा कि राजस्थानी और पहाड़ी जो थी वो भारतीय शैलियाँ थी, तो इस वजह से वहाँ पर कला प्रारंभ हो चुकी थी। और मुग़ल काल की कला जो होती है वो बाद में होती है, क्योंकि जब मुग़ल आते हैं यहाँ पर राज्य स्थापित करते हैं और हुमायूं और बाबर के साथ ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टार्ट कब होता है? जब अकबर का काल, शासन काल स्टार्ट होता है। इस वजह से जब भारतीय संस्कृति की तो 15वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्र शैली की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? तो राजस्थानी की प्रमुख मेवाड़, मारवाड़, हरौती और ढूंढाड़ 4 शैलियाँ हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा और चारों शैलियों की उप शैलियाँ ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि हरौती और ढूंढाड़ की और मेवाड़ और मारवाड़ की दोनों की अलग अलग, चारों की अलग अलग उप शैलियाँ हैं। ठीक है, किस शैली में चित्रकारों का प्रमुख विषय राधा कृष्ण था? यहाँ पर पहाड़ी शैली इसने लगाया ही है, तो मैं टिक भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि लगा ही है। राजस्थानी शैली में चित्रित प्रथम पोथी कौन सी थी? बसंत विलास। राजस्थानी शैली की प्रथम पोथी चित्र है बसंत विलास। ओके, याद रखिएगा इसको। ये DSSB के ही सारे आंसर हैं। जयपुर शैली राजस्थानी शैली की किस शैली की उपशैली है? तो ढूंढाड़। जयपुर शैली जो है वो ढूंढाड़ की है। ठीक है, तो हड़ौती में कोटा बूंदी शैली हो जाती है, ढूंढाड़ में जयपुर शैली हो जाती है। इस तरीके से याद रखिएगा अपना ये सब जो जितने भी उप शैलियाँ हैं उसको भी याद करना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। कांगड़ा चित्र शैली को किस शैली के प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है? कांगड़ा की पहाड़ी शैली, जो कांगड़ा का दूसरा नाम पहाड़ी शैली भी कहा जाता है, इसी वजह से क्योंकि कांगड़ा शैली में बहुत सारे काम हुए हैं। और मेन जो अगर पहाड़ी शैली की बात की जाए और कांगड़ा की बात न की जाए तो वही होगा, ये वही चीज़ है कि गुलेर और कांगड़ा ये दोनों
पहाड़ी शैली की प्रमुख शैलियाँ हैं, जिसमें पहाड़ी शैली का कांगड़ा शैली का दूसरा नाम पहाड़ी शैली भी कहा जाता है। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर है। तो ये है बैल है, यहाँ पर दिया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टसंहिस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता चित्रित ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रज्ञा पारमिता बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस भारतीय चित्रकार ने चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाया था? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ये हम लोग बहुत बार अपने क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व कर रहे थे तो बहुत बार हमने ये पढ़ा है। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण मूर्ति शिल्प कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा में स्थित है ये सब। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भरहुत स्तूप की खोज किए थे। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इसमें इंडियन आर्ट से रिलेटेड। नटराज की मूर्ति इस मुद्रा में है। मैंने बताया था ना कि एक नटराज का भी क्वेश्चन आया था। तो नटराज की मूर्ति जो है वो तांडव की मुद्रा में है। या तो ये पूछ लिया कि नटराज मूर्ति किस मुद्रा में है, तो यहाँ पर तांडव की मुद्रा में। या तो पूछ लेगा कि शिव तांडव की मुद्रा क्या है, तो अतिभंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक जैसे त्रिभंग का मैंने बताया बुद्ध जी का ऐसे ऐसे और ऐसे है, क्योंकि उनका ये धड़ गया है और ये हेड है इनका, और ऐसे उन्होंने पद्मपाणि बोधिसत्व कहते हैं ना कि पद्मपाणि बोधिसत्व एक हाथ में कमल लिए हुए हैं, तो वो त्रिभंग हो जाती है। लेकिन तांडव वाला दृश्य जो है उसमें बहुत सारी भंगिमाएँ हैं, इस वजह से वो अतिभंग के नाम से जानी जाती है। किस कला में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव मूर्तियाँ गढ़ी गई थी? तो मथुरा कला में। ठीक है। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है अर्धनारीश्वर। एलिफेंटा का अर्धनारीश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच पांडव रथ कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। सिंधु सभ्यता का तांबे का हंस किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है तांबे का हंस। ठीक है, तांबे का हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा से बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर अन्य सभी विकल्प सही है, मतलब शैव भी है, वैष्णव भी है और जैन भी है। तो मथुरा से प्राप्त धर्म के अतिरिक्त किस प्रकार की अन्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो शैव भी है, वैष्णव भी है, जैन भी है। कहा जाता है कि इससे पहले कोई मूर्ति नहीं बनती थी, पर जैसे ही बुद्ध की प्रतिमाएं बनना शुरू हुई वैसे हर धर्म के लोगों ने अपने अपने इष्ट देवता की मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिया था। कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित हैं शैव धर्म से। कैलाश जैसा कि शिव से संबंधित है और कैलाश हिंदू धर्म से संबंधित है, तो शैव जो है वो हिंदू धर्म से और शिव से संबंधित होता है। वैष्णव होता है जो विष्णु से संबंधित, शैव होता है शिव से संबंधित। ओके, अमरावती स्तूप की खोज कब की गई थी? तो 1797 में 1797 में हुई थी। 1797 अमरावती की खोज, ये चीज़ याद रखिएगा, 1797 तो अमरावती की खोज हुई थी। ओके, एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसका नाम क्या है? तो ये धारापुरी, कल ही मैंने पढ़ाया था। एलिफेंटा जो है वो धारापुरी नामक स्थान पर स्थित है और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से आपको एक बोट या जो भी आप लेके वहाँ 6 मील की दूरी पे जाते हैं तब एलिफेंटा की गुफा एक टापू पे मिलती है। बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का। और त्रिमूर्ति वहाँ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूर्ति है, जो कि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और त्रिदेव की मूर्ति वहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। महाबलीपुरम का दूसरा नाम मामल्लपुरम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, महाबलीपुरम मामल्लपुरम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस काल से में निर्मित हुआ था? कलिंग के काल में निर्मित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित हैं रेतीले पर्वत से। मथुरा की मूर्तियाँ निर्मित हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर में अंकित 7 घोड़े प्रतीक हैं। 7 घोड़े दिन के प्रतीक हैं, 7 दिन के। अगर घोड़े की बात आती है, 7 की बात आती है तो 7 दिन के। अगर 12 जोड़े चक्र की और ये पहिए की बात आएगी तो आपको उसको घंटों की बात की जाएगी। जैसे 12 के घंटे के 2 पार्ट होते हैं तो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो इस तरीके से ऐसे ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में शामिल है अन्य सभी विकल्प सही हैं, तो यहाँ पर एनिमेशन, फोटोग्राफी और ड्राइंग तीनों हो जाएगा।
कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये तीनों शामिल हैं। शैशवनाग वंश की उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजातशत्रु की मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो परखम यक्ष। शैशवनाग वंश से उपलब्ध परखम यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सही अर्थ क्या है? तो इसका अभी कल ही परसों मैंने बताया था, सूर्य का कोना है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा मेरे वीडियोस से उनको काफ़ी हेल्प हुई होगी। धीमान और वित्तपाल किस लघु चित्र शैली से के प्रमुख चित्रकार हैं? तो पाल शैली, इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। पाल, अपभ्रंश, जैन और गुजराती का अलग अलग वीडियो बनाया था, और पहाड़ी, राजस्थानी, मुग़ल, सारे के सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। कांगड़ा शैली के संरक्षक राजा संसार चंद्र हैं। ठीक है, तो राजा संसार चंद्र कांगड़ा के हैं, सावंत सिंह किशनगढ़ के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध काव्य प्रतिमा है नटराज की, प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा है नटराज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र बाज का चित्रण किस मुगल चित्रकार ने किया है? तो मंसूर ने किया है। यहाँ पर डीएसएसबी का यही सबसे खास बात होती है कि वो डीएसएसबी में बोलता है इंडियन, तो इंडियन के ही बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही नपे तुले क्वेश्चंस पूछता है। और सिंधु घाटी सभ्यता, मेडवल आर्ट के, मिनिएचर पेंटिंग से लेके और कॉन्टेम्पररी में भी आता है, तो एक सीक्वेंस वाइज डालता है। बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है इसका, एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे से होता है यहाँ पर। जैन शैली के चित्र किससे संबंधित हैं? श्वेतांबर और दिगंबर से। तो यहाँ पर श्वेतांबर जैन शैली जो है हीनयान, महायान, वैष्णव, शैव, ये सब आप समझ सकते हैं। हीनयान महायान बौद्ध धर्म से है, वैष्णव हिंदू, शैव शाक्त। तो श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा, जैन शैली से संबंधित है। महाबलीपुरम के गुहा मंदिर इस श्रेष्ठ कला स्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो महाबलीपुरम के गुहा मंदिर मेन कहा जाता है कि पल्लव कला के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। पल्लव काल के शासकों ने ही निर्मित कराए हैं महाबलीपुरम के सारे मंदिर। निम्नलिखित में से क्या तमिलनाडु राज्य में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है? क्या स्थित है कृष्णा नदी के तट पर तमिलनाडु? तो सित्तनवासर यहाँ पर दिया है राइट आंसर। पशु पक्षी चित्रांकन किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हुआ है? तो जहांगीर है इनका राइट आंसर। पशु पक्षी इनके टाइम पीरियड में मंसूर और मिस्किन दो कलाकार थे जो कि पशु पक्षी का चित्रण करते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सी गुफा एक जैन मंदिर है? तो सित्तनवासल एक जैन मंदिर है। ओके, भारतीय पुनर्जागरण काल के प्रणेता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि सबसे पहले मैंने कई बार इस बात को बताई है कि अवनींद्रनाथ टैगोर और ईवी हैवल ने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय कला को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया। ईवी हैवल ने अपने काम से भारत माता जैसी पेंटिंग्स जो कि वाटर कलर से और वॉश कलर से बनाए, जो कि भारतीय चित्र अजंता के चित्रों पर आधारित थे। उन्हीं की तरह लय और उन्हीं की तरह सौंदर्य दिखाया गया है इनके चित्रों में। तो पुनर्जागरण के प्रणेता अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। निम्न में से कौन काकन्य के नाम से जाना जाता है? सांची को काकन्य के नाम से भी जाना जाता है। इंडो ग्रीक कला से प्रभावित मूर्तिकला शैली कहलाती है, वो है गांधार शैली। इंडो ग्रीक जो कि गांधार शैली जो है इंडियन और ग्रीक शैली के प्रभाव से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा प्रसिद्ध मुगल चित्रित पोथी है अकबर कालीन। ठीक है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि रज़्मनामा भी अकबर कालीन है और शाहनामा भी अकबर कालीन मुगल चित्रित पोथी है। गांधार शैली में बोधिसत्वों का अंकन किस रूप में किया गया है? तो राजाओं की तरह किया गया है। गांधार शैली में बोधिसत्व का अंकन राजाओं की तरह किया गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आदमकद चित्र बने हैं और पूरा उनको कपड़े से लिपटा हुआ दिखाया है और मूर्तियों में उन्होंने कपड़ों के फोल्ड्स बहुत ही सुंदर दिखाए हैं और बाकायदे उनको कहीं भी नग्न नहीं दिखाया गया है और मुकुट पहने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया गया है। तो उसमें ये एक तरह से राजाओं की तरह उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। अमरावती का प्राचीन नाम क्या है? तो धान्या कंटक, ये सब याद रखिएगा, धान्या कटक। मुगल कला का स्वर्णकाल अकबर काल कहा जाता है। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, अब ये डीएसएसबी नहीं करा है, पर मुगल कला का स्वर्णकाल तो जहांगीर होता है और मुगल अगर स्थापत्य का तो शाहजहां होता है। अकबर काल पता नहीं डीएसएसबी ने कैसे इसको सही किया है,
1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है और गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने 1905 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। बंगाल शैली के प्रमुख प्रणेता कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही ईजी आए हैं, मेरिट बहुत ही हाई जाएगी। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद। ठीक है। अबुल फजल, अब्दुल समद, मोहम्मद नासिर, अब्दुल हसन। ठीक है। तो अब्दुल समद जो हैं वो अब्दुल समद शिराजी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको पूरा नाम अब्दुल समद शिराजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का प्रसिद्ध गुफा चित्र मरणासन राजकुमारी ये 16वीं गुफा में है। ये सही है इसका आंसर यहाँ पर। बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है तो रामकिंकर बैज। ये ऑब्वियस है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोगों को सबको रटा होगा ये क्वेश्चन। किस भारतीय समकालीन कलाकार को अंधेरे का चित्रकार के नाम से जाना जाता है? तो गणेश फाइन जो है वो अंधेरे के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नाग की कल्पना किस धर्म में प्रचलित थी? हिंदू धर्म शेषावतार में, बौद्ध धर्म मूंछ लिंद नाग के रूप में, अन्य सभी विकल्प सही हैं। जैन धर्म धरणेन्द्र पार्श्वनाथ के रक्षक। ठीक है। तो ये सारे विकल्प सही हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही और मोम के रंग से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, तो जोगेंद्र चौधरी हैं ये। इनको ये एक राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी चुना गया था। और ये स्याही और मोम और ज़्यादातर ये रेखांकन पे ही चित्र बनाया करते थे। निम्न में से किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था? धनराज भगत। अभी कल ही मैंने ये पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट पे धनराज भगत के बारे में, आप लोग देख लिया करिए। उनका डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ और कहाँ पर उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में शिक्षा दी थी और स्कल्पचर के HOD होकर वहाँ से रिटायर हुए हैं। उसके बाद उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। तो धनराज भगत के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। इनके कुछ मूर्तियों को भी दिखाया है जो कि वहाँ पर आप कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखा करिए। अंजलि ईला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के सन में सम्मानित किया गया था। अंजलि ईला मेनन को 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बौद्ध धर्म का प्रमुख चिन्ह क्या है? सिंहासन, बोधि वृक्ष, त्रिरत्न या बुद्ध पद? तो त्रिरत्न इनका प्रमुख चिन्ह हो जाएगा। मूर्तिकार शंखु चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? अमूर्तवादी, स्वतंत्र शैली, घनवादी प्रभाव, उद्धरण शैली? तो घनवादी शैली हो जाएगा। मूर्तिकार शंखु चौधरी के शिल्पों में घनवादी प्रभाव दिखाई देता है। आरंभ में तंजौर शैली के सभी चित्र बनाए जाते थे हाथी दांत व लकड़ी पर। ओके, ठीक है। आप लोगों को ये पेपर कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और शेयर करने के बाद आपको कितना इससे हेल्प होती है ये भी बताइएगा। क्वेश्चन कैसे हैं? बहुत ही अच्छे हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ अलग से आप लोग के लिए, तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। लाइक्स भी बहुत कम आते हैं। ठीक है। पाश्चात्य कला समीक्षकों के किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है? तो पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को, तो यहाँ पर यामिनी राय आंसर दिया हुआ है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिनका जन्म बंगाल के बांकुड़ा में हुआ था, तो रामकिंकर बैज से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किसे आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक भी कहा जाता है? तो यहाँ पर भी रामकिंकर बैज का नाम अगेन आ गया है। 3-4 क्वेश्चन रामकिंकर बैज से आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखते हैं, बंगाल की मूर्तिकार मीरा मुखर्जी द्वारा निर्मित शिल्प वुमेन कैरिंग चाइल्ड एट कसौली किस माध्यम में बनी है? तो ये टेराकोटा में बनाया है। ठीक है। मीरा मुखर्जी कहीं ना कहीं से विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित हैं, ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है किस चीज़ का? बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। ओके। 15 नंबर का क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा ने किस प्रदेश में लिथो प्रेस की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में की थी इन्होंने। राजा रवि वर्मा ने लिथो प्रेस की स्थापना की थी। दीदारगंज से प्राप्त चामर धारणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है
पटना संग्रहालय में। ठीक है, ये चीज़ कई बार ये क्वेश्चन आता है कि दीदारगंज संग्रहालय में चामरधारणी की दीदारगंज से प्राप्त जो चामरधारणी यक्षी की प्रतिमा वो कहाँ पर संग्रहित है, तो पटना खुदा बख्श लाइब्रेरी कहेंगे इसको, शायद वहाँ पर उपस्थित है। बौद्ध धर्म में महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध मूर्ति का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। ठीक है, महायान पंथ का उदय होकर बुद्ध की मूर्ति कुषाण काल में हुई थी। प्रसिद्ध मूर्तिकार एवं लेखिका जिसे प्राचीन बंगाली मूर्ति कला में आधुनिकता लाने के लिए जाना जाता है, तो मीरा मुखर्जी, इन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में एक आधुनिकता लाई थी। ओके, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 है। ठीक है, आधुनिक भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने ग्राफिक कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की, आरवी जोशी, सोमनाथ और सुधीर रंजन खस्तगी, एस धनपाल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियस है, सारे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। सोमनाथ और इसने लगाया भी है, और ये एक मूर्तिकार और ग्राफिक कलाकार थे। एक इनकी बहुत अच्छी सीरीज़ है वुंड श्रृंखला, वुंड्स जिसको चोट बोलते हैं, वुंड्स श्रृंखला इनकी बहुत ही फेमस श्रृंखला है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चित्रकार गोपाल चंद्र और लाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं, पटना शैली से। चित्रकार गोपाल चंद्र और लालचंद पटना शैली से संबंधित हैं। यक्ष यक्षिणी की पत्थर से बनी मूर्ति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली में रखा है, किसने बनाया है, रामकिंकर बैस्य। अगेन 5th नंबर का क्वेश्चन रामकिंकर बैस्य आ गया। सर्वप्रथम लकड़ी के ब्लॉक बनाकर मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ चीन में। ठीक है, ये भी राइट आंसर इसका चीन हो जाएगा। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है कहलाती है ललित कला, प्लास्टिक आर्ट, अमूर्त कला या व्यावसायिक कला। ठीक है, तो रूप का सृजन मीन्स आपको एकदम आदमकद चीज़ें अगर बनानी हो, बिल्कुल हूबहू जैसे आपको सामने दिख रहा है, तो वो प्लास्टिक आर्ट में होता है। प्लास्टिक आर्ट किसके कहते हैं, मूर्ति कला की विधा को कहते हैं। नाट्य शास्त्र में प्रधान रंग माने जाते हैं चार रंग नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। ठीक है, रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे ये, तो रघुनाथ महापात्र जो हैं वो मूर्ति कला के कारण प्रसिद्ध हैं। एक सुदर्शन पटनायक हैं जो कि रेत से हैं। ठीक है, रेत कला से, तो आप चीज़ ये सब याद रखिएगा। एम.एफ. हुसैन का संबंध है प्रगतिशील ग्रुप से, PAG पैग ग्रुप कहते हैं उसको। नाट्यशास्त्र में श्रृंगार रस के लिए कौन से रंग का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर नाट्यशास्त्र के लिए हरा रंग का प्रयोग किया गया है। सुनैना देवी चित्रकार हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, वो बंगाल शैली की कला को बिलोंग करती। बंगाल स्कूल की देन क्या थी, स्याह चित्रण, वॉश चित्रण, कास्ट छापांकन और ऑफसेट प्रिंटिंग, तो यहाँ पर बंगाल स्कूल वॉश चित्रण हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, ये वाला भी। फिर है लिखित संदेश चिन्ह, चित्र एवं मुद्रण को सम्मिलित करने वाली एक कलात्मक गतिविधि जिसका उद्देश्य संदेश देना होता है कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ग्राफिक डिज़ाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे रंग समूह जिसमें एक श्रेणी के रंग हो, जैसे पीला, नारंगी, तो कहलाता है इसको समीपवर्ती वर्ण कहेंगे, या इसको मोनोक्रोम कलर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका अगर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में कन्फ्यूज़न हो तो इंग्लिश वाला भी पार्ट देख लिया करिए। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है उसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। ठीक है, तो दिशा जाहिर सी बात है कि वक्र अगर बनाएंगे तो वक्र रेखा में वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसे चेंज होती जाती हैं। ओके, किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में उपभोक्ता को आकर्षित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो चित्र है जो सबसे पहले दिखाई देता है। चिन्ह, स्लोगन और मोनोग्राम इंसान बाद में देखता है। जैसे किसी भी सामान का बॉक्स लेते हैं तो उस बॉक्स का सबसे पहले हम खुद एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ रखी गई है, तो हम पढ़ने के बजाय उसका चित्र पहले ढूंढते हैं, तो चित्र सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। ठीक है, आयताकार आकृतियाँ प्रतीक हैं किससे, स्थिरता, एकता का। ठीक है, तो आयताकार जो आकृतियाँ, जैसे एक अगर लोहे का बॉक्स की बात की जाएगी तो वो अगर रखा है तो आप उसको क्या समझेंगे कि ये एक स्थिर वस्तु है और एकता, इसमें कई चीज़ें रखी गई हैं तो वो एकता का प्रतीक होती हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को सेको प्रविधि में चित्रण किया जाता है तो भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर। तो फ्रेस्को सेको का मैंने बताया था कि सेको जहाँ पे आ जाए उसको सूखा समझ लेना और ब्रूनो जहाँ पे आ जाए उसको गीला समझ लेना, ठीक है। तो सेको से आप सूखा माना करिए, इस तरह से याद कर लीजिए। बौद्ध योगीन कलाओं का प्रामाणिक एवं विस्तृत इतिहास मिलता है ललित विस्तर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 3 भेद दिया गया है किसी भी वर्ण के, लार्क, मिडियम टोन और डार्क टोन, ऐसे बोल सकते हैं। तो किसी भी वर्ण के जैसे आप कह सकते हैं लाइट, मिडिल और डार्क टोन, ठीक है। तो ये 3 भेद होते हैं, ओके। लिपटवा घर्रा चित्रण कहलाती है, जिसको यहाँ पर चित्रों के सेट लिखा गया है। लिपटवा जो होती है घर्रा, उसको एक स्क्रॉल पेंटिंग भी कहते हैं। बड़े सी चीज़ को उसको यहाँ पर लिपट कर उसको रखते हैं, तो ये चित्रों के सेट को लिपटवा चित्र कहते हैं। चित्र अंतराल की सम विभक्ति अभिव्यक्ति करती है, संतुलन, एकता और शक्ति। अब इसमें देखिए एक एक जो डिसिप्लिन दिया हुआ है, 7 डिसिप्लिन हम कर रहे हैं और हर में 20 क्वेश्चंस हैं। इसमें पूरे 180 क्वेश्चंस होंगे डीएसएसबी के एग्ज़ाम का। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग को 180 क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ डीएसएसबी के एग्ज़ाम का, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन हो। और कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोग का हेल्पफुल होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे इस आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं आपसे कुछ लेती हूँ, आप बस मेरे मोटिवेशन मुझे देते रहिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए प्रयुक्त एक प्रविधि है पुनरावृत्ति, ठीक है। अब डीएसएसबी का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको आई होप, मुझे पता होगा कि उनको फर्स्ट पेपर का भी ज़रूरत होगा। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस फर्स्ट पार्ट वाले को भी बना दूंगी, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश सारा कुछ आएगा जी। ये अभी बस फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम पढ़ते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, वसली क्या है? वसली एक प्रकार का कागज़ है जो कि उस समय की चित्रकारियों में यूज़ की जाती थी, ठीक है। मिडिवल आर्ट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उस समय वसली पेपर ना कह के उसको वसली बोलते थे। अनुरंकन रेंडरिंग की मुख्य विशेषता क्या है? द्विआयामी रूपाकार। तो अनुरंकन रेंडरिंग जो होती है वो द्विआयामी रूपाकार होती है। निम्न में से कौन सा शीत रंग है? हरा और नीला। आप लोग जैसे समझते हैं नीला रात का रंग होता है, हरा ग्रीनरी का, तो ये दोनों ही शीत रंग के लिस्ट में आएंगे। और क्या क्या दिया है? नीला, लाल, तो यहाँ लाल, लाल पीला, जैसे ही नारंगी लाल, ये सारे चटक रंगों में आ जाते हैं और सूर्य के तेज रंगों में आते हैं। तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है लिथोग्राफी। तो यहाँ पर लिथोग्राफी क्या होता है? जो कि बड़े ही स्टोन पे बनाया जाता है और उस पर सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया की जाती है, और इसमें कोई भी ईचिंग और वो नहीं होता है, टूल से उसको कट नहीं करते, उस पर बस आप ड्राइंग करते हैं एक स्पेशल टाइप की पेंसिल से, और उसको आप गम लगाकर किनारे के पोर को छुपाते हैं और उससे आप प्रिंट निकालते हैं। तो उसमें सिर्फ पानी और तेल का प्रतिरोध सिद्धांत काम करता है। एक लिथो स्टोन से आप हज़ारों के हज़ारों प्रिंट ले सकते हैं, और एक बार बना लेने के बाद उसको हम पानी से वॉश करते हैं और पत्थर की घिसाई करके फिर से नया रूप उसको दे देते हैं और नया पेंटिंग उस पर बन जाता है, ठीक है। पेंटिंग कहने से आप लोग उसको पेंटिंग पकड़ के मत बैठ जाया करिए, मतलब वो है, क्या कहते हैं उसको, छापा चित्र है। क्योंकि मैंने गलती से कहीं पे अगर मूर्ति को पेंटिंग कह दिया तो लोग उसको खींचना शुरू कर देते हैं कि मैम पेंटिंग, मूर्ति कला को पेंटिंग बोल दे रही हैं। अरे थोड़ा बहुत होता है, मैंने पेंटिंग बोल दिया तो उसमें कोई ऐसा है नहीं, ठीक है। वर्ण के प्रधान गुण हैं रंगत, बल और सघनता। वर्ण के प्रमुख प्रधान गुण होते हैं। रंगत क्या होता है? रंगत जो उसकी रंगत होती है, और उसकी बल और सघनता मतलब उसका जो फ्रेशनेस होता है, ठीक है। विश्व धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो यहाँ पर 9 अध्याय दिए गए हैं, ये राइट आंसर है, ठीक है। पोत 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्राकृतिक पोत, दूसरा सृजित पोत और तृतीय सृजित पोत एवं तृतीय पोत। यहाँ पर कट गया है तो अनुकृति, अच्छा, तृतीय पोत को ही अनुकृत पोत कहा है, ठीक है। तो अनुकृत पोत होता है एक। अनौपचारिक संतुलन है
अधिक आकर्षण केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर। तो अनौपचारिक संतुलन है, इसमें औपचारिक संतुलन क्या होता है, समान भार वाली आकृतियाँ केंद्र के समान दूरी पर हों, छोटी आकृति केंद्र के पास और बड़ी आकृति दूर केंद्र से दूर हों, अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा इसका। इस वजह से अधिक आकर्षण केंद्र के पास तथा निर्बल आकर्षण केंद्र से दूर हो, ये अनौपचारिक संतुलन है। अब औपचारिक संतुलन में ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि समान भारी वाली आकृतियाँ केंद्र के समान दूरी पर रख के कलाकार पेंटिंग करे, छोटी आकृतियाँ केंद्र के पास और बड़ी आकृतियाँ केंद्र से थोड़ी दूर रखे, तो वो संतुलन औपचारिक संतुलन के रूप में जाना जाता है। सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो भूमि बंधन का अंतराल के लिए प्रयोग किया गया है। अब भूमि बंधन क्या है, जो आप बेस तैयार करते हैं, अपना जो ग्राउंड तैयार करते हैं, वो भूमि बंधन होता है। और सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए, चित्र तल का अंतराल जो होता है वो आपका बेस होता है, आपका जो कलाकार का जो जिस पे करने जा रहा है कैनवस हो सकता है, तो उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए भूमि बंधन को यूज़ किया गया है, क्योंकि कोई भी बनाने से पहले आप भूमि का बंधन करेंगे या उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस पर अगर वाटर कलर करते हैं या ऑयल कलर करते हैं तो वो रीस के ऑब्जॉर्व ना करे, उसको प्रॉपर तरीके से एक रासायनिक वे में तैयार किया जाता है। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है, क्षेत्रफल का नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज है। रचना विधान के अनुसार नागरम चित्रण है, जो चित्र गोलाकार में चित्रित हो और आभूषणों का प्रयोग कम हो। तो नागरम चित्र रचना के आधार पर है। द्वितीयक रंग है नारंगी, हरा, बैगनी। द्वितीय रंग जो प्राइमरी कलर्स के बाद बनते हैं, तो नारंगी पीला और लाल से बनता है, हरा नीला और पीला से बनता है, बैगनी ब्लू और रेड से बनता है, ठीक है। तो ये द्वितीयक रंग के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकारण और कलात्मक अभिरुचियों का एक साथ प्रदर्शन किया था। कहाँ पर किया था, यहाँ पर पूछा है, भीमबेटका, एलोरा, बादामी में या अजंता में। यहाँ पर अजंता राइट आंसर दिया हुआ है। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसमें कला तत्वों के निरर्थक विकर्षण के से बचाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से की गई है, काले रंग से की गई है। और उसमें चित्रकारी पात्रों पर चित्रकारी काले रंग से की गई है, ठीक है। द्विआयामी अंकन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, रूप एवं रंग का साधारणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया था, तो इसका संबंध किससे है, तो यूक्लिड जो थे यूनानी कलाकार थे। ये भी क्वेश्चन मैंने नेट के क्वेश्चन में सॉल्व कराया है, और कई बार ये यूनानी वाला तो क्वेश्चन बार बार आता है, यूक्लिड का नाम भी पूछ लेता है। ये स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यूक्लिड ने किया था। और कहाँ के लोगों ने किया था, तो यूनान के लोगों ने किया था। पीले का विरोधी रंग क्या होता है, तो पीले का विरोधी रंग बैगनी होता है, ठीक है। अब देखते हैं सांबोधिक, ये कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अन्य सभी विकल्प सही हैं, तो इसमें सारा पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यह इंद्रियों के स्थान पर मस्तिष्क को प्रभावित करती है, यह पारंपरिक कला माध्यमों का उपयोग नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया कंसेप्चुअल आर्ट के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील कला समूह के कलाकार एफ.एन. सूजा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गोवा में हुआ था। एफ.एन. सूजा गोवा से पैदा हुए थे। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं अनुभवों की अनुभूति करे। यह कथन किसका है, तो टॉलस्टॉय ने ये चीज़ लिखी। आकृति मूलक प्रसिद्ध कलाकार जो चित्रकला के अतिरिक्त मूर्तिकार व भित्ति चित्रकार भी है, वो हैं ए. रामचंद्रन, ओके। रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब की थी, तो 1919 में की थी। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था राम कुमार को। इनके बनारस की श्रृंखला बहुत ही फेमस है, ठीक है।
क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी है? तो चिंतामणिकर ने लिखी है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर। ओके, चिंतामणिकर क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सुप्रसिद्ध जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, मुंबई में स्थित है। ये गेटवे ऑफ इंडिया के पास में ही है और आसपास ही सारे जे स्कूल ऑफ आर्ट भी स्थित हैं। ओके, अंगीकृत छाया कहते हैं वस्तु पर दिखाई देने वाली छाया को अंगीकृत छाया कहते हैं। के हैबर का जन्म कर्नाटक में कांटीगेरी में हुआ था, इसी वजह से इनको कांटीगेरी कृष्णा हैबर कहा जाता है। कांटीगेरी भी एक जगह है, तो अगर कांटीगेरी कभी ऑप्शन में आता है तो आप वो लगाइएगा, अगर सीधे कर्नाटक आता है तो कर्नाटक लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्र कला के प्रणेता कौन थे? तो KCS पणिक्कर, GR संतोष, ओम प्रकाश शर्मा, वीरेन डे। तो यहाँ पर KCS पणिक्कर को लगाया गया है। हिगल द्वारा किए गए कलाकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हिगल इंद्रिय कला का वर्गीकरण करते थे, ठीक है। हिगल कांटशाफर ये दार्शनिक थे और हिगल ने हिगल द्वारा किए गए कलाओं के वर्गीकरण का आधार इंद्रिय था, ठीक है। तो इंद्रियां जो हमारी देखती हैं उसको सौंदर्य लगता है, वो उनसे हिगल का संबंध था। सूजा और आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना कब की थी? 1948 में की थी प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना सूजा और आरा ने, जिसमें MF हुसैन भी उसके एक सदस्य थे। रेखांकन चित्रण हेतु प्रयुक्त कागज की मोटाई गुणवत्ता है, तो यहाँ पर GSM जो होता है वो कागज़ की मोटाई और गुणवत्ता कही जाती है, ठीक है। GSM का अलग अलग साइज़ आता है जो कि मोटे, थिक, पतले सारे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियाँ, बोतलें, फटे कपड़े इत्यादि से विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हिम्मत शाह हो जाएंगे, हिम्मत शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय चित्रकार को रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो यहाँ पर रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई हैं। 1969 to 70 में कुणाल फिल्म के लिए किस कलाकार को फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो तैयब मेहता हैं। ये क्वेश्चन भी तैयब मेहता का भी 2-3 क्वेश्चन आ गया है। सैसु नाग वंश के उपलब्ध सबसे प्राचीन प्रतिमा अजात शत्रु को किस नाम से जाना जाता है? तो परखम यक्ष के नाम से जाना जाता है। ये भी 2 बार आ गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में, 1993 में हुई थी जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना। चित्र में प्राकृतिक त्रिवेम दृश्यन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियम के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटाकर अंकित करते हैं, कहलाता है स्थितिजन्य लघुता, ठीक है। अब डिसिप्लिन 9 बचा हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये लास्ट होगा क्योंकि 180 क्वेश्चन हैं, तो सब में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। अचल जीवन चित्रकला, स्टिल लाइफ पेंटिंग किसका चित्रण है? ठीक है, निर्जीव वस्तुओं का चित्रण है। स्टिल लाइफ में हम हमेशा निर्जीव चीज़ों को ही रखते हैं। दृश्य चित्रण का सही अनुक्रम चुनें, व्यू फाइंडिंग, पेपर टेप का प्रयोग, रेखांकन, फिर रंगांकन, ठीक है। तो दृश्य चित्रण सबसे पहले हम व्यू को फाइंड करते हैं, उसके बाद पेपर टेप से पेपर को चिपका देते हैं, फिर रेखांकन करते हैं, फिर रंगांकन करते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कालीघाट चित्रकला शैली प्रारंभ हुई थी कोलकाता का काली मंदिर पे हुई थी, ठीक है। बीकानेर शैली के प्रमुख प्रवर्तक राजा अनूप सिंह। टखमण 28 कला समूह उदयपुर के कलाकार हैं लक्ष्मी लाल वर्मा, सुरेश शर्मा, ठीक है। तो ये राजस्थान के कलाकार हैं और टखमण ग्रुप जो है वो राजस्थानी कलाकारों ने स्थापित किया था और इसमें सुरेश शर्मा और लक्ष्मी लाल वर्मा प्रमुख कलाकार हैं। और भी कलाकार हैं। टेम्परा पेंटिंग तकनीकी में उपयोग में आता है अंडे की जर्दी, पानी और रंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर ग्राफिक्स में किस वस्तु के आकार को बदलने को कहा जाता है? किसी वस्तु के आकार को बदलने को स्केलिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी, लकड़ी से बनती थी। दक्कन कला स्कूल के मुख्य केंद्र रहे हैं बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह और इब्राहिम शाह द्वारा किस चित्र शैली को बढ़ावा दिया गया था? तो आदिल शाह और इब्राहिम शाह दक्कन शैली के प्रमुख शासक रहे हैं और इन्होंने ही वहाँ की चित्र शैली को बढ़ावा दिया है। ओके, सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है किसकी? छापांकन की, छापा कला की, ठीक है। सेरीग्राफी परिरेख है
क्या है? चित्रित वस्तु को बाह्य रेखा जो वस्तु के गुण, आयतन व दिशा दर्शाने के लिए नियंत्रित करके खींचा जाता है उसको परिरेख कहते हैं। शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही है, किस चित्रकार का है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा। अगर शकुंतला नाम आ जाता है तो राजा रवि वर्मा, और प्रेम पत्र लिख रही है तो वो राजा रवि वर्मा की रियलिस्टिक पेंटिंग है जो कि ऑयल कलर में होती थी। तो राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले ऑयल कलर करना शुरू किया और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड उन्होंने सब्जेक्ट को चुने थे। वुड कट और लिनो कट संबंधित है किससे? रिलीफ विधि से। वुड कट और लिनो कट क्या होता है? जब कट कर देते हैं तो उसमें जो उभार आ जाता है वो रिलीफ वाला लुक होता है। नील इंडिगो रंग किसका है? वनस्पति रंग, मृदा रंग, भस्मीकृत रंग या कृत्रिम रंग? तो ये वनस्पति रंग हो जाएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट, वनस्पति रंग। अवलोकन कौशल किस क्षमता या गुण पर निर्भर करता है? विवरण पर बारीकी से ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, म्यूरल भित्ति चित्र से संबंधित तकनीक है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। तो म्यूरल में क्या होता है? फ्रेस्को, टेम्परा और सेग्रोफिटी, ये सारा होता है जो कि म्यूरल में यूज़ होता है। सेग्रोफिटी जो होता है ब्रोकन करके होता है, वो फ्रेस्को एक तरह से म्यूरल का ही वो होता है, तरीका होता है। दार्जिलिंग कुली गर्ल्स किस कलाकार का चित्र है? तो ये NS बेंद्रे का है। दार्जिलिंग से रिलेटेड उन्होंने कई चित्र बनाए हैं। कृष्णा जी हवेली जी आरा जी, कृष्णा जी हवाला जी आरा का असली नाम क्या है? तो किशन नाम है इनका। दृष्टि रेखा है, क्या है? वह रेखा जिसके लुप्त बिंदुओं में सभी समानांतर क्षितिज रेखाएं विलीन होती हैं। वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली रेखा कैनवस के ऊपर से 1/3 दूरी पर अंकित रेखा, वह रेखा जिसमें लुप्त बिंदुओं में सभी लंबवत रेखाएं विलीन होती हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें टेक्निकल टीचिंग मेथोडोलॉजी है, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी रहने देते हैं हम लोग, अभी हम फाइन आर्ट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब लेके आऊँगी तो टीचिंग मेथोडोलॉजी भी उसमें बना दूंगी, पहले के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और उसके बाद ये 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के रहेंगे। ठीक है, आपको 120 क्वेश्चंस बता दिया मैंने। इसमें पूरी तरह से मुझे लगता है कि 300 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो 200 का ये पार्ट हो गया और 100 उधर 5 पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी DSSB के एग्ज़ाम दिए हों उनको तो पता ही होगा, जो देने वाले होंगे उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।